हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं सांद्रण के दो विधियों की। इसमें हम लोगों ने गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि को देखा था। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फेन उत्प्लवन विधि की और निश्चालन की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेन उत्प्लवन विधि की। तो फेन उत्प्लवन विधि क्या है? फेन उत्प्लवन विधि क्या है? तो आपको पता है कि यह क्या है, एक सांद्रण की एक विधि है और किसको दूर करने के लिए सल्फाइड अयस्कों के लिए यह प्रयोग में लाई जाती है। ध्यान रखिएगा, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि है। ठीक है, अब सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक बड़ा आयताकार पात्र लेते हैं। ठीक है, या मान लीजिए पात्र है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इसमें जल डाल दिया। यहाँ पे हम लोगों ने जल डाल दिया। जल डाल दिया, या क्या है, जल है। और क्या डाला इसमें? अब देखिए, यह सल्फाइड ऐसे ही तो अलग तो नहीं हो जाएगा। इसमें जल डाल देंगे, फिर और क्या डालेंगे, और इसमें डालते हैं झाग कारक, झाग या फेन जो कहना है ये झाग। इसमें झाग कारक डाल देते हैं और क्या डालते हैं इसमें प्लस डालते हैं प्लवन कारक। अभी बताते हैं ये सब क्या होता है। और क्या डालते हैं इसमें अस्थायी कारक। ठीक है, इन सारे टर्म को भी हम आपको समझाते हैं। इन तीनों को जल के साथ मिलाकर डाल देते हैं प्लस 3। इसके साथ हम क्या करते हैं, बाद में अयस्क डाल देते हैं। इन सबको डालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अयस्क इसमें डाल दिया। अब हम लोगों ने सल्फाइड अयस्क इसमें डाल दिया है। ऊपर से हम एक ऐसा माध्यम रखेंगे जिससे हम यहाँ से वायु प्रवाहित कर सकते हैं, तेज वायु। ठीक है, इससे वायु हम लोग एयर भेज सकें। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि झाग कारक का क्या कार्य है। झाग कारक हम क्यों डाल रहे हैं, तब हमको इसका टोटल फंक्शन भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो झाग कारक क्या होता है? झाग कारक, या इसको फिर हम वह पदार्थ जो वायु के बुलबुलों के साथ मिलकर झाग बनाने में सहायता करता है। झाग बनाने में सहायता करता है, उसको कहते हैं झाग कारक या फेन कारक। झाग बनाने में सहायता करता है उसे झाग, या इसको हम फिर फेन कारक कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि झाग कारक क्यों डाले जाते हैं। झाग कारक इसलिए डाला जाता है ताकि अयस्क का सबसे पहले क्या बना है, वायु यहाँ से जो डाला जा रहा है इसके साथ मिलकर बुलबुला बना है। बुलबुला में क्या होगा, बुलबुलों बनाने में झाग बनाएगा। तो झाग बनाने में जो सहायता करेगा उसी को कहेंगे झाग या फेन कारक। अब इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे आ जाएगा, जैसे चीड़ का तेल आ जाएगा, चीड़ का तेल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, अम्ल आ जाएगा, नीलगिरी तेल आ जाएगा, या फिर तेल आ जाएगा, या तेल कह सकते हैं। इन सबको मिलाया जाता है ताकि झाग का निर्माण हो। दूसरा क्या है, दूसरा है प्लवन कारक।
अच्छा, झाग कारक को अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रोथिंग एजेंट। क्या कहते हैं? फ्रोथिंग एजेंट। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रोथिंग एजेंट, जो फ्रोथ का निर्माण कराता है। ठीक है। दूसरा है प्लवन कारक। अगला है प्लवन कारक। तो प्लवन कारक क्या है? अच्छा, अब देखिए बुलबुला तो बन गया, और सल्फाइड अयस्क जो है इसको प्लवन कराने में सहायता जो करेगा वही कहलाता है प्लवन कारक। परिभाषित करेंगे वे पदार्थ जो सल्फाइड कणों को तैरने में सहायता करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो सल्फाइड कणों को जल में घुलने नहीं देता है, नीचे नहीं आने देता है, इसी को उसे प्लवन कारक कहते हैं। उसे प्लवन कारक कहते हैं। सोडियम एथिल जैंथेट। सोडियम एथिल जैंथेट, अब ये क्या होता है? देख लीजिए इसको, सो होता है, यहाँ पे होता है RO यानी कि एथिल समूह, यहाँ पे होता है कार्बन और यहाँ पे होता है सोडियम और यहाँ पे सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एथिल ग्रुप लगा रहे, कोई भी एथिल ग्रुप हो सकता है, इसलिए इसका नाम है सोडियम एथिल जैंथेट। RO, यहाँ पे बस RO सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड S। और भी एक नाम दे सकते हैं इसको, संग्राही नाम दे सकते हैं। क्यों संग्राही कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसका काम ही है कि पानी में घुलने नहीं देना, यानी इसको ऊपर रखना, अयस्क को ऊपर रखना इसका काम है, इसीलिए हम इसको संग्राही कह रहे हैं या प्लवन कारक कह रहे हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं तीसरा अस्थायी कारक। इसको हम कहते हैं स्टेबिलाइजर्स। ठीक है, तो समझ लेते हैं, उसको मिटा देते हैं इसको सबसे पहले। इसके बाद है तीसरा अस्थायी कारक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्टेबिलाइजर्स। ठीक है, तो इसका क्या काम है? इसका काम है कि यह जो फेन बन रहा है लगातार बनता रहे, यानी फेन को अस्थायित्व प्रदान करता है। यह क्या करता है? यह फेन को अस्थायित्व प्रदान करता है। फेन को अस्थायित्व प्रदान करता है। अस्थायी कारक का काम क्या है? फेन को अस्थायित्व प्रदान करना। आ जाएगा क्रिसॉल और एनिलीन, आ जाएगा क्रिसॉल और एनिलीन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अस्थायी कारक। अब सक्रिय कारक क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में एक्टिवेटर कहते हैं। सक्रिय कारक, सक्रिय कारक का क्या काम है? अंग्रेजी में इसको एक्टिवेटर कहते हैं। सक्रिय कारक का क्या है? प्लवन क्षमता में वृद्धि कराना, प्लवन क्षमता में वृद्धि कराना। सक्रिय काम, यानी कि जो ये सल्फाइड है इसको तैरने देना, इसको लगातार ऊपर तैरते रहने देना। ठीक है, इसी को कहते हैं सक्रिय कारक। एग्जांपल में आ जाएगा कॉपर सल्फेट। और अंतिम में एक आता है अवनमक। यह समझना काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सांद्रण में या फेन उत्प्लवन विधि में अवनमकों की क्या भूमिका है, अवनमक का काम क्या है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि झाग अधिक बनने लगता है, तो झाग बनने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? अवनमकों का प्रयोग करते हैं। अवनमक का काम क्या है? कि झाग अधिक बनने से रोकना, अधिक बनने से रोकना। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, सबसे प्रसिद्ध एग्जांपल है सोडियम साइनाइड NaC।
एंड NaCN के बारे में आपको एक खास बात बता दें कि PbS यानी कि गैलेना और ZnS यानी कि जिंक ब्लेंड, इन दोनों के विलयन में यह जिंक ब्लेंड को रोके रहता है। ठीक है, जिंक ब्लेंड को रोके रहता है लेकिन PbS को नहीं रोकता है। इससे होता क्या है कि जिंक ब्लेंड और PbS दोनों अलग अलग हो जाता है, ZnS और PbS दोनों अलग अलग हो जाता है। तो NaCN का काम है अत्यधिक झाग को बनने से रोकना। अब देखिए टोटल प्रोसेस कराएंगे क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर से हम झाग कारक डाल देंगे, प्रवण कारक डाल देंगे, अस्थायी कारक अयस्क और जल डाल देंगे। इधर से बाहर से हम प्रवाहित करवाएंगे। अब होगा क्या कि इधर से झाग बनेगा, झाग में जो सल्फाइड अयस्क भी रहेगा, झाग में क्या रहेगा, सल्फाइड अयस्क रहेगा। बहुत सारे सल्फाइड अयस्क जो है रह जाएंगे ऊपर। सल्फाइड अयस्क कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा सल्फाइड अयस्क किसके रूप में, फेन के रूप में सल्फाइड अयस्क हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे गैंग के कण बाकी जो है अशुद्धि के रूप में नीचे चले आएंगे। अब ये नीचे चले आएंगे तो गैंग के कण अलग हो गए, अशुद्धि अलग हो गई, सल्फाइड अयस्क फेन के रूप में प्राप्त हो गया। हम इस फेन को क्या कर लेंगे, छान लेंगे, छानने के बाद सुखा देंगे, अयस्क हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का फेनोल्फोन विधि कार्य करता है। अब हम लोग समझ लेते हैं निक्षालन विधि क्या होता है, क्या देते हैं इसको। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग निक्षालन विधि की। निक्षालन विधि क्या होता है, निक्षालन को अंग्रेजी में कहते हैं लीचिंग। तो सबसे पहला बात जान लीजिए कि यह सांद्रण की एक ऐसी विधि है जो कि रासायनिक विधि है। यह सांद्रण की एक ऐसी विधि है जो कि रासायनिक विधि है। बाकी तीनों विधियां भौतिक विधि होती है। ये सबसे पहली खास बात है जो बाकी सबसे अलग करती है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और पूछता है क्वेश्चन कि बॉक्साइट से एल्यूमिना का कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे सांद्रण करते हैं, तो वही प्रोसेस हम लोग आज देखेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए अयस्क जो है, अयस्क क्या होना चाहिए कि द्रव में विलय होना चाहिए। अयस्क या गैंग के कण में से कोई एक भी द्रव में विलय होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर यह विधि काम करती है। अयस्क द्रव में विलय होना चाहिए और गैंग के कण अविलय होने चाहिए। और गैंग के कण क्या होने चाहिए, अविलय होने चाहिए। तब जो हम निक्षालन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, लीचिंग के बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे बेयर का प्रोसेस है, हॉल का प्रोसेस है। बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने प्रोसेस बना के गए हैं इसी विधि द्वारा। इसका आधार देखें तो यही है कि द्रव में विलय होना चाहिए कोई एक और एक अविलय होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए बॉक्साइट की बात करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसका बॉक्साइट का। बॉक्साइट का फार्मूला होता है, ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3 * 2H2O। ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3 * 2H2O। इसका अगर प्रकृति देखा जाए तो यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का। और मान लीजिए कि यह तो अयस्क हो गया ना, मान लीजिए इसमें गैंग का कण मिला हुआ है। गैंग का कण मान लीजिए Fe2O3 है या फिर SiO2 है। ये सब क्या है, अशुद्धि है। ये सब क्या है, अशुद्धि है। और कैसे अशुद्धि है, तो ये अम्लीय प्रकृति की होती है जो कि जल में घुलती नहीं है। अब अगर हम इसका निक्षालन कैसे करेंगे बॉक्साइट का, है ना, इससे हमको एल्यूमिना प्राप्त करना है Al2O3, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए अगर यह गैंग में मिला हुआ Fe2O3 SiO2 या TiO2, तब हम लोग यूज करते हैं बेयर्स प्रोसेस की। बेयर्स का विधि, बेयर्स एक साइंटिस्ट है, इनके द्वारा एल्यूमिना के निष्कर्षण के 3 विधियां दी गई है। तीनों विधियों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ले लिए क्या, बॉक्साइट ले लिए। ठीक है, हमने क्या किया, बॉक्साइट
ले लिया Al2O3 into 2H2O ऑक्साइड लिया और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराई। सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड होना चाहिए सांद्र होना चाहिए, ठीक है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है NaAlO2, इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हम लोग को 3H2 प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको संतुलित कीजिएगा तो यह हो जाएगा, इसको जब संतुलित कीजिएगा तो यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, 2 Na, ठीक है। एल्यूमिनियम लिखिए 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन लिखिए 3 और 2 5, ऑक्सीजन 2 और 3 5, हाइड्रोजन लिखिए 6, हाइड्रोजन लिखिए 4 और 2 6, सब कुछ संतुलित है। तो यह फर्स्ट प्रोसेस है। हम लोग क्या करेंगे, बॉक्साइट को सांद्र NaOH के साथ लगभग 400-450 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराएंगे और हमको मिल जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो हमको प्राप्त होगा इसको तनु जल के साथ भी अभिक्रिया करा देंगे, यानी कि NaAlO2 को तनु जल के साथ, तनु जल के साथ हम क्या करा देते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। तो हम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एक और काम करेंगे, ताजा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे AlOH3 ताजा, तो हम लोग को AlOH3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। AlOH3 प्राप्त हो जाएगा और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH। अब हम क्या करेंगे, ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया तीसरा प्रोसेस में बेयर्थ ने क्या किया कि यह जो AlOH3 प्राप्त हो गया इसको निस्तापन विधि द्वारा, इसको निस्तापन विधि द्वारा गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, Al2O3 और प्लस H2O, Al2O3 प्लस H2O, यहाँ पे लगा दीजिए 2 और यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 6 है ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बराबर हो गया ना, संतुलित हो गया। यह थी बेयर्स प्रोसेस, निक्षालन की एक विधि जिससे हम लोग ऑक्साइड से एल्यूमिना का डिस्कशन करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एल्यूमिना, इसी को हम लोग कहते हैं एल्यूमिना। एल्यूमिना Al2O3 का निक्षालन हो गया। तो आज हम लोगों ने देख लिया निक्षालन की विधि। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चांदी और सोने का निक्षालन किस प्रकार करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।